आई होप कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी धीरे-धीरे जुड़ जाएँगे एंड देखो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कक्षा 12वीं का हम अपने रसायन शास्त्र के 6 नवंबर के पेपर के लिए पूरा का पूरा यहाँ पर रसायन शास्त्र को कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि जो-जो चैप्टर आपके फिलहाल पूछे जाएँगे, ठीक है? आपकी बात करें तो आपके इतने सारे चैप्टर हैं और आपके जो मेन चैप्टर जो पूछे जा रहे हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, वो इस वीडियो में कवर करेंगे। और देखो त्रैमासिक की प्रश्न बैंक के हिसाब से भी हम आपके ऑब्जेक्टिव हो गए है ना, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो गए, उनको कवर करते हुए खत्म कर देंगे, ठीक है? इस प्रकार से आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, इनको हम पूरा आपको सॉल्व करके बताने वाले हैं। पूरे क्वेश्चन आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज करवाए जाएंगे। सो स्ट्रीम को पूरा देखना और बने रहो और शेयर कर दो अपने दोस्त के साथ ताकि वह भी इसमें जुड़ सके, ठीक है? तो देखो इस प्रकार से आपके इसमें क्वेश्चन हैं और ढेर सारे क्वेश्चन आपके रहेंगे, इससे बाहर आपके पेपर में नहीं जाएगा, सारे चैप्टर हम कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है? सो स्ट्रीम को लाइक करके अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो, ठीक है? इस प्रकार से आपके चैप्टर हैं और बाकी जो चैप्टर हैं बाकी, तो वो इसमें से कवर हो जाएंगे, ठीक है? सो ये रही आपकी प्रश्न बैंक। तो आपको सारे क्वेश्चंस रेडी करके जाना है। सबसे पहले मैं आप आगे-आगे से इतना बता रहा हूँ, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, मैं हाइलाइटेड स्टार्टिंग में कर देता हूँ, ठीक है? तो ये क्वेश्चन रेडी कर लेना, लेंथेनॉइड व एक्टिनॉइड में अंतर कर लेना, ठीक है? लेंथेनॉइड संकुचन के क्या कारण होते हैं, इसको कर लेना एंड लेंथेनॉइड तत्व किसे कहते हैं, ठीक है? इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलते जाएंगे ढेर सारे। तो स्ट्रीम में बने रहना। कीलेट क्या होते हैं, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। और द्विक लवण किसे कहते हैं, ठीक है? ये मैंने हाईलाइटेड कर रखे हैं क्वेश्चंस, तो ये आते ही आते हैं क्वेश्चन, ठीक है? उप सहसंयोजी यौगिकों की आईयूपीएसी नाम आपको लिखना है, ठीक है? आपको इस तरीके से यौगिक दिए जाते हैं, उनके आईयूपीएसी नाम यहाँ से आप देख सकते हो। तो आपको ये क्वेश्चन करके ही जाना है। द्विक लवण किसे कहते हैं, इनके 3 उदाहरण सूत्र लिखिए, ठीक है? सो इस प्रकार से हम पूरी की पूरी स्ट्रीम में यही कुछ कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग जुड़ जाइए पहले तो और लाइक कर दो जितने भी लोग जुड़े हुए। देखो संख्या कम है लाइक की, लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा और हम पूरे स्टार्ट करते हैं, पूरे कंप्लीट करेंगे, ठीक है? एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, इससे जो क्वेश्चन है आपके वो सारे कंप्लीट करेंगे। रीमर टीमन अभिक्रिया वगैरह होगी आपकी, तो अभिक्रियाएं जो इंपॉर्टेंट है ना? फिनॉल व एल्कोहल में अंतर कर लेना, ठीक है? हाईलाइटेड क्वेश्चन तो देखते ही जाओ ताकि इनको लास्ट टाइम में बिल्कुल से रिवाइज कर सको, ठीक है? और बाकी क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, जो उसी पे मैं अभी गौर करा रहा हूँ और बाकी तो हम करते ही जा रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे आप देखो ईंधन सेल का आपको नामांकित चित्र कवर कर लेना है, ठीक है? इसको कर लेना और इस शुष्क सेल का भी कई बार पूछा गया है, ठीक है? तो इसको भी आपको करना है, यहाँ से देख लेना, ठीक है? तो ये रहेगा आपका और बाकी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं। अपने दोस्त को शेयर कर दो स्ट्रीम और साथ में जुड़ जाओ, ठीक है? नंस समीकरण भी आता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है? इसको पूरे तरीके से सॉल्व करना। कोलोरॉस का नियम आता है, 2 अंकीय आ सकता है, ठीक है? फेराडे का विद्युत अपघटन नियम पूछा जाता है, तो इसको भी रेडी कर लेना है। और गैल्वेनिक सेल की क्रिया पूछी जाती है, गैल्वेनिक सेल का उदाहरण के साथ आपका पूछा जाता है, तो इसको रेडी करना है यहाँ से। एंड इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। देखो ओम का नियम हो गया, जैसे संक्षारण किसे कहते हैं, ठीक है? तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे जो कि मैं आपको बताते जा रहा हूँ। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रीम को एंड चलते हैं स्क्रीन पर और सारे क्वेश्चन ये प्रश्न बैंक के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ से हम देखते चलेंगे, ठीक है? आपके अध्याय नंबर 1 से हम देखते ही चलेंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। बिलियन, ठीक है? हम एक एक करके सबसे पहले हम आपके सही विकल्प कंप्लीट करेंगे, फिर आपके दिए गए हैं रिक्त स्थान, फिर सत्य सत्य सही जोड़े हैं, एक वाक्य उत्तर, ठीक है? तो कंप्लीट करते चलेंगे। हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको ठीक तरीके से दिखाई दे, ठीक है? जूम, ठीक है? इस तरीके से इतना ठीक रहेगा ना? ये रहेगा। अब सबसे पहले आपके सही विकल्प के रूप में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जर्मन सिल्वर मिश्रण होता है तो Cu प्लस Zn कॉपर और जिंक, Cu प्लस Zn प्लस निकिल, ठीक है? कॉपर, जिंक और निकिल आपका कॉपर और Sn और Zn Sn, ठीक है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, जो कि है कॉपर, जिंक एंड निकिल। तो देखो यहाँ पे जर्मन सिल्वर जो होता है ये जो मिलकर बना होता है, इन कॉपर और जिंक और निकेल, ये 3 जब धातुएं जो मिलती हैं तब जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है, ठीक है? तो ये मिश्रण इनका होता है। अगला है 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण है, तो इसे विलयन कहते हैं। आप स्टार्टिंग से इसे पढ़ते आ रहे हैं, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है आपका पीतल है, ठोस विलयन है, द्रव विलयन है, गैस विलयन है या फिर कोलॉइड विलयन है? तो पीतल जो है आपका एक ठोस विलयन होता है, यानी कि एक वास्तविक विलयन होता है, जो कि कॉपर और जिंक धातु से मिलकर के पीतल हमारा बना होता है। कॉपर और जिंक से मिलकर के पीतल, कॉपर जिंक निकल से मिलकर के जर्मन सिल्वर, और कॉपर हमारा जो पीतल है वो एक ठोस विलयन है, इस चीज को याद रखना। अगला है गैसों की द्रव में विलेयता का नियम दिया था, तो हेनरी ने, वॉन ट्रॉप ने, बर्कले ने या फिर बॉयल ने? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हेनरी ने।
हेनरी ने गैसों की द्रव की में विलेयता से संबंधित जो है नियम दिया था, तो इस चीज को याद रखना और इसको पूरा नियम आपको याद कर लेना चाहिए, मैं तो यही प्रेफर करूंगा। अगला क्वेश्चन आपका है एथेनॉल जल में घुलनशील है, इसका मुख्य कारण है, ठीक है। एथेनॉल जल में घुलनशील होने का कारण है गैसीय विलयन, कोलोइडी विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। करेक्ट आंसर आपका द्रव विलयन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यदि 5.85 ग्राम NaCl को, है ना, सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलयन की मूलरता होगी। मूलरता ज्ञात करनी है, यहाँ पे कैपिटल M से दर्शाते हैं हम आपको आपकी मूलरता को। तो भाई देखो पूछा क्या है मूलरता, तो मूलरता होती क्या है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो प्रति लीटर विलयन में विलय के जो मूलों की संख्या होती है हम उसे मूलरता कहते हैं और इसका सूत्र हमारा होता है M बराबर N/V। N अपना क्या, मूलों की संख्या, और V अपना मूलों मतलब विलयन का आयतन, ठीक है। तो ये हमारा इसका सूत्र होता है और जब आप उस सूत्र में सबसे पहले निकालोगे, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड इतने ग्राम दिया गया है, तो सबसे पहले आप NaCl के विलयन की मूलरता निकालोगे। फिर उसके बाद सेकंड आपका स्टेप होगा जल के आयतन में लीटर में जल के आयतन को लीटर में परिवर्तित करेंगे, फिर आप विलयन की मूलरता ज्ञात करेंगे, तो आपका करेक्ट आंसर का निकल कर आ जाएगा 0.4, ठीक है। आप इसको कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि 1 मिलियन विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या क्या कहलाती है, तो हम इसे पार्ट्स पर मिलियन यानी कि ppm कहते हैं। बिल्कुल से इसको याद रखना, पार्ट्स पर मिलियन ppm, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है यदि 4 ग्राम NaOH 500 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित है तो बिलियन की मूललता होगी। देखो वही क्वेश्चन है, इसको हम क्या मूललता ज्ञात करनी थी, इसमें हमें मूललता ज्ञात करनी है, ठीक है। 0.2, 1.2 या फिर 0.3, 1.8 मिलीलीटर, ठीक है। तो आपको ये ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आपका देखो सबसे पहले तो आपको इसमें मूललता पता होनी चाहिए कि होती क्या है। देखो भाई, तो मूललता जो हमारी होती है प्रति किलोग्राम विलायक में, ठीक है। हमारी जो मूलरता थी वो हमारी लीटर में थी, ये हमारी क्या होती है किलोग्राम विलायक में विलय के मूलों की संख्या होती है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना और इसका सूत्र आपका मूललता का होता है क्या, तो M बराबर N/W, ठीक है। तो ये आपका इसका सूत्र होता है, इस चीज को याद रखना। और इसका हमारा क्या था M बराबर N/V, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन 100% बनेगा और इसका आंसर आपका हो जाएगा 0.2%, है ना, 0.2। तो ये इसका आंसर क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप देखो सबसे पहले आप NaOH आपको दिया गया है 4 ग्राम, आप इसकी जो है मूललता ज्ञात करेंगे, तो इसमें आपको मूलों की संख्या ज्ञात करनी होगी। फिर उसके बाद आप द्रव्यमान को किलोग्राम में चेंज करेंगे, इसके बाद आप विलयन की मूललता ज्ञात करेंगे, जो कि आपकी 0.2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उच्चतम क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण का मुख्य उदाहरण है HNO3 + H2O, C2H5OH + H2O, CH3OH + H2O और लास्ट ऑप्शन आपका दिया है CO2 + H2O। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है HNO3 + H2O स्थिर क्वाथी मिश्रण का उदाहरण हो जाता है। अगला है जल के लिए मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मान है 0.52, तो यही आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मान, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखते चलो। अब आपके 10 यहाँ पे इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ के बाद मतलब सही विकल्प के बाद रिक्त स्थान दिए गए, ठीक है। तो हम 10 के 10 आंसर देख लेते हैं। पहला है आपका यदि हम कोशिकाओं को 0.9% से अधिक सोडियम क्लोराइड विलयन में रख दें तो जल कोशिकाओं से बाहर प्रवाहित हो जाएगा, वे संकुचित हो जाएंगी। इस प्रकार के विलयन को खालिस्तान विलयन कहा जाता है। तो इस प्रकार के विलयन को हम हाइपरटोनिक विलयन कहते हैं, यानी कि जो आपका होता है अति पराशरी विलयन। आपको हिंदी में क्या लिखना होगा इसको, अति पराशरी विलयन, ठीक है, अति पराशरी विलयन, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला कह रहा है कि यदि तांबे को सोने में घोला जाए तो खालिस्तान प्रकार का विलयन प्राप्त होगा, तो ठोस प्रकार का विलयन प्राप्त होगा या वास्तविक प्रकार का विलयन प्राप्त होगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि एक समान पराशण दाब वाले विलयन को खालिस्तान विलयन, तो हम इसे आपका आइसोटोनिक कहते हैं। अब इसे हाइपरटोनिक कह रहे थे, इसे आइसोटोनिक, इसमें समान पराशण की बात हो रही है। ये हमारा समपराशरी विलयन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समपराशरी, ठीक है, आइसोटोनिक, ठीक है। अगला कहता है कि ऐसे सभी विलयन जो प्रत्येक ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं खालिस्तान विलयन कहलाते हैं, तो हमारे आदर्श विलयन कहलाते हैं। इसका आंसर आपको लिखना होगा आदर्श विलयन, ठीक है। देखो जो आदर्श विलयन है जो राउल्ट के नियमों का पालन करते हैं, अनादर्श विलयन नहीं करते हैं, ठीक है। अगला आपका स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है, खालिस्तान का नियम है। मतलब ये किसका नियम है, तो ये हेनरी का नियम होता है ना। तो ये आपको याद रखना है, हेनरी का नियम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
है ना, और ये पूछा जा सकता है। अगला है कि वह दाब जो कि विलायक के प्रवाह को मात्र रोकता है तो हम उसे परासरण दाब कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा परासरण, ठीक है, परासरण। अब अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि अणु संख्या का गुणधर्म विलयन के निश्चित आयतन में खालिस्तान के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो अणु संख्या गुणधर्म विलयन के निश्चित आयतन में आपका जो विलेय के कण होते हैं ना, विलेय के कण कह सकते हैं, द्रव्य के कण हो सकते हैं ना, तो विलेय आपको आंसर लिख देना है, आपको विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अगला है आपका 1 लीटर या 1 क्यूबिक डेसीमीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मूलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, हम उस विलयन की मूलरता कहते हैं, ठीक है, मूलरता इसका करेक्ट आंसर आपको लिख लेना है। अगला कह रहा है कि जब 6.5 ग्राम एस्पिरिन को 450 ग्राम एसीटोनाइट्राइल में घोला जाए तो एस्पिरिन का एसीटोनाइट्राइल में भार खालिस्तान प्रतिशतता होगी, तो 1.42% आपका ये होगा। अगला और लास्ट आपका सही जो खालिस्तान दिया गया है, कह रहा है कि परासरण दाब का सूत्र क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि हम इसे इस तरीके से लिखते हैं π/CRT, ठीक है, ये आपका परासरण दाब का सूत्र हो जाता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट भाई, चलिए स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, इन्हें कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब आगे सत्य असत्य हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से देखो 10 सत्य असत्य दिए गए, फिर सही जोड़ियाँ, फिर बिल्कुल ध्यान से देखते चलो क्योंकि यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लास्ट पेपर है, तो आसानी से पढ़ो और गैप भी आपके पास, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 100 मतलब 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मूलरता कहलाती है। तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ये हमारी क्या मूलरता नहीं भाई, ये हमारी मूललता कहलाती है। यहाँ पे मूलरता कहा गया है, और अगर यहाँ पे मूललता होता तो आप बिल्कुल सही लगा सकते थे, ठीक है, मूलरता है इसलिए गलत है। अगला है कि निश्चित ताप पर विलयन का परासरण दाब विलेय के मूल सांद्रण के समानुपाती होता है, तो आपका सत्य हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ऐसे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि विलेय कणों की प्रकृति पर, ऐसे गुणों को अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल कहते हैं, है ना। अगला कह रहा है कि वह विलयन जो संगठन में बिना परिवर्तन के आश्रित होता है स्थिरक्वाथी विलयन या एजोट्रॉप हमारा कहलाता है। सो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल कहलाता है। अगला कह रहा है कि वे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है तनु विलयन कहलाते हैं। देखो विलेय की मात्रा जहाँ पे अधिक हो वो हमारे तनु विलयन नहीं कहलाते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे असत्य लगा लेना है 5वें नंबर का, क्योंकि देखो अगर देखो वे विलयन जहाँ जिनमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत ज़्यादा हो वो हमारी सांद्र विलयन होते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की 1 ppm मात्रा दंत क्षय को रोकती है, किंतु 1.5 ppm मात्रा दांतों को कुरबरित यानी कि पीलापन होने का कारण होती है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा मूल्य द्रव्यमान जो सामान्य मान की तुलना में या निम्न या उच्च होता है असामान्य मूल्य द्रव्यमान कहलाता है। देखो ऐसा मूल्य द्रव्यमान जो सामान्य मान की तुलना में निम्न या उच्च हो सकता है ना, तो ये असामान्य मूल्य द्रव्यमान कहलाता है। ये भी आपका सही रहेगा। अगला कह रहा है कि सोडा जल में शीतल पेयों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है, ये भी आपका सही रहेगा। अगला कह रहा है कि साम्यावस्था में वाष्प प्रावस्था हमेशा उस अवयव की घनी होती है जो अधिक वाष्पशील होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला है और लास्ट आपका सत्य असत्य है कि विलयन जो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उच्चतम स्तर क्वानांथी विलयन कहलाते हैं या बनाते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो उच्चतम स्तर क्वानांथी विलयन नहीं बनाते बल्कि वो निम्नतम क्वानांथी विलयन बनाते हैं। अगर यहाँ पर निम्नतम होता तो आप इसको बिल्कुल सही लगाते, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल से ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आपकी सही जोड़ियां आ जाती हैं जो कि 5 आपको यहाँ पे दी गई हैं, 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे, ठीक है। 2 आपको सेट यहाँ पे दिए गए इनके। सो फर्स्ट में हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी मूलरता दी गई, तो मूलरता हमारी क्या होती है? मूलों की संख्या, ठीक है। तो फर्स्ट की आपको सी से मिला देनी है जोड़ी भाई, ये हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड है आपका हिमांक में अवनयन, ठीक है। इस तरीके से लिखते जाऊंगा जैसे नंबर यहाँ पे लिखे हुए, हिमांक में अवनयन अब नमन, तो इसका ये यहाँ पे जोड़ी मिल जाएगी फर्स्ट की, सेकंड की मिल जाएगी ए नंबर से सेकंड की, ठीक है। थर्ड है आपका वन ठाप गुणांक, जो कि आपकी जोड़ी यहाँ पे मिल जाएगी बी नंबर से थर्ड की, ठीक है। तो थर्ड की जोड़ी आपकी यहाँ पे बी से मिल जाएगी। अगला है प्रदूषण, तो ppm इससे संबंधित है 4 नंबर की जोड़ी यहाँ पे। और एस्पिरिन ये आपका यहाँ पर रहेगा 5 और लास्ट का, ठीक है। इस तरीके से 5 और सही जोड़ियाँ आपकी सही हो जाती हैं। इसके बाद आपके आ जाते हैं सेट बी में सही जोड़ियाँ, जिसमें आपको पहला दिया गया है तो आपको दिया गया है 1MAl2SO4 विलयन आपको दिया गया है। अब ये विलयन आपका जो है वो यहाँ पे ये 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन। सेकंड है आपका ऋणात्मक विचलन
सो सेकंड आपका ऋणात्मक विचलन का आंसर एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरे नंबर का। अगला है हेनरी का नियम, तो हेनरी का नियम जो है आपका m बराबर KH इंटू पी, ये आपका रहेगा थर्ड का आंसर फर्स्ट से, ठीक है। अगला है गैस का द्रव्य में विलयन, तो ये आपका ई से सोडा वाटर जो होता है गैस का द्रव्य में विलयन होता है, ये रहेगा 4 नंबर का। और 5 जब ठोस का गैस में विलयन हो तो तब धुआं धुआं बनता है भाई, तो ये रहेगा आंसर। इसके बाद आपके एक शब्द या वाक्य में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या कहलाती है। तो भाई क्या कहलाती है, ये हमारे मूललता कहलाती है, ठीक है। मूललता इसका करेक्ट आंसर आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला कह रहा है कि बिना संघटन में परिवर्तन के निश्चित ताप पर आश्रित होने वाले विलयन क्या कहलाते हैं। तो ये हमारे स्थिर क्वाथी विलयन कहलाती है ना, स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी। अब विलयन आपको आगे लिख लेना है, स्थिर क्वाथी विलयन कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पराशण दाब ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो अभी हमने ऊपर देखा था भाई, ठीक है। CRT आपका एक कंप्लीट रहेगा। अगला कह रहा है कि आदर्श विलयन का एक उदाहरण लिखिए। तो हमारा जो एथेनॉल होता है, टोलुइन होता है, एथेनॉल और जब टोलुइन मिलते हैं तो उसका एक उदाहरण आदर्श विलयन हो सकता है ना। तो आप एथेनॉल प्लस टोलुइन, इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। एथेनॉल प्लस टोलुइन का, टोलुइन जब मिलते हैं तो ये इसका एक उदाहरण हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इसका आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि C6 हमारा ये एथेनॉल हो जाएगा, C6H6 प्लस C6H5 और ये रहेगा आपका CH3। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ये उदाहरण। अगला है कि विपरीत पराशण में अर्धपारगम झिल्ली किसकी बनी होती है। अर्धपारगम झिल्ली आपकी सेल्यूलोज एसीटेट की बनी होती है। तो इसका आंसर आपको लिखना है क्या, सेल्यूलोज एसीटेट, ठीक है। चलिए भाई अगले आपके 6वें नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं एक शब्द या वाक्य में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रेक्षित मान में एवं सैद्धांतिक मान के अनुपात को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसे जो आपका प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान जो आपका होता है इसे हम वांट-ऑफ समीकरण कहते हैं, है ना, वांट-ऑफ गुणांक कहते हैं। सो आंसर आपको इसका क्या लिखना होगा, वांट-ऑफ गुणांक, ठीक है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है ना आपको पूरा। अगला कह रहा है कि एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण लिखिए जो कि जिसमें विलेय कोई गैस हो। तो एक ऐसा आपको विलयन का ठोस विलयन का उदाहरण लिखना है जिसमें विलेय क्या हो, कोई गैस हो। तो हाइड्रोजन आयन प्रणाली आप इसका उदाहरण लिख सकते हैं, जिसे हम कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रणाली, ठीक है। ये आप इसका एक उदाहरण लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको लिखना चाहें तो H2 जो कि हमारा पैलेडियम होता है इसका एक उदाहरण यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। उदाहरण हो सकता है, क्या होता ही है ना, आयन की प्रणाली जो हमें प्रदर्शित करता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया कि अर्धपारगम झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। तो ये हमारी चर्म पत्र की बनी होती है। तो इसका आंसर आपको लिखना है चर्म पत्र, ठीक है। चर्म पत्र इसका करेक्ट आंसर आपको लिख देना है। अगला है कि विलयन में विलेय की मात्रा कम होने पर विलयन कहलाता है। अगर विलयन में विलेय की मात्रा कम हो तो वो हमारा तनु विलयन कहलाएगा, क्या, तनु विलयन, ठीक है। इसका आंसर आपको क्या लिख देना है भाई, तनु विलयन, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है 1 मिलियन विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को कहा जाता है। तो इसे हम ppm कहते हैं, क्या कहते हैं, ppm कहते हैं, जो कि 10 का पावर 6 भाग होता है, ठीक है, भाग होता है किसमें, 1 मिलियन विलेय में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे फर्स्ट नंबर के चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सारे कवर हो जाते हैं। इसके बाद आपके 2 के सारे क्वेश्चन इससे, समपरासी विलयन, हेनरी का नियम, ठीक है। और इसके बाद ये 3 नंबरी क्वेश्चन इससे रहेंगे, ये 4 नंबरी। और अब हम यहाँ पे आपके देख लेते हैं 2 नंबर के अध्याय के पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ से आपका सेकंड नंबर चैप्टर आ जाता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसके आंसर देखेंगे एक एक करके। पहला क्वेश्चन है कि जब Zn++ तथा Cu++ है ना, आयनों की सांद्रता इकाई होती है तो इस प्रकार की युक्ति को कहा जाता है गैल्वेनिक सेल, ईंधन सेल। देखो भाई आपने गैल्वेनिक सेल अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो यही इसका करेक्ट आंसर आपने उसमें देखा होगा। जब वहां पे आयन होते हैं तो यहाँ पे यही आपका होता है जेड, आपका जिंक और कॉपर प्लस, ठीक है। अगला है कि प्रतिरोधकता का प्रतिलोम कहलाता है, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का आपको प्रतिलोम बताना है। तो इसका आंसर आपका विशिष्ट चालकता हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और अगर प्रतिरोध का मात्रा आपसे कभी पूछा जाए इसका, तो आप क्या लिखेंगे, ओम लिखेंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है मोलर चालकता की इकाई है। मोलर चालकता की आपकी इकाई क्या होती है,
तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन कह रहा है कि एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल 9s2 एंड ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ये रहेगा ओम -1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा मोलर चालकता की आणविक इकाई। ठीक है, अगला 4 नंबर क्वेश्चन है कि जंग का सही सूत्र है। तो जंग का सही सूत्र कौन सा है इसमें, तो आपका सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया गया है बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो ये रहेगा Fe2O3 इंटू XH2O, ये रहेगा, ये गलत है, सी थर्ड नहीं है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसमें थोड़ा चेंजिंग। ठीक है, अगला है सेल स्थिरांक की इकाई है। तो सेल स्थिरांक की इकाई आपकी क्या होती है भाई, पाई नहीं, ये आपका प्रतिरोध सेंटीमीटर होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है सेंटीमीटर -1। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन आएगा सेंटीमीटर इनवर्स, आपको इसको लगा लेना है। अगला कह रहा है कि जिंक प्लस कॉपर से आपका जिंक प्लस कॉपर अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण, अपचयन, विस्थापन और रेडॉक्स। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जिंक जो है आपका यहाँ पे गया, जिंक गया है ना, और ये कॉपर गया, ये दोनों का क्या होगा, ऑक्सीकरण भी हुआ, अपचयन भी हुआ। तो ये दोनों साथ साथ जहाँ पे हो रही हैं, इसका देखो जिंक का ऑक्सीकरण हुआ तो यहाँ पे 2+ आयन हो गए। ठीक है, और इसका हुआ तो यहाँ के आयन घट गए। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, दोनों साथ साथ होती हैं, तो हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इस चीज को आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि संचयक सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, तो वो हमारा लेड हो जाएगा, Pb, इसको याद रखना। अगला कह रहा है कि SHE के विभव का मान लिखिए, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ना 0.0 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो लोहे में जंग लगने की क्रिया है बहुलीकरण, ये तो हमें सबको स्टार्टिंग से पता है, ऑक्सीकरण इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी व इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात कहलाता है। तो फैराडे नियम ये कहलाता है, या सेल स्थिरांक या चालकता। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेल स्थिरांक इसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके रिक्त स्थान आ जाएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल का विभव खालिस्तान होता है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा, देखो ये रहेगा विभव, सेल का विभव कितना होता है। ठीक है, तो ये रहेगा सेल का विभव, सेल विभव यहाँ पे लिखा होना चाहिए था। सो 0.0 भी वोल्ट आपको आंसर में लिख देना है, या 0 भी लिख दोगे तो आपका गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर आप 0 भी लिख देते हो तो आपको बिल्कुल से नंबर मिलेगा। अगला कह रहा है कि लोहे पर जिंक धातु की परत चढ़ाना, तो ये हमारा गैल्वनाइजेशन ये प्रक्रिया कहलाती है, गैल्वनीकरण। ठीक है, इसको आपको गैल्वेनीकरण, इस तरीके से आपको गैल्वनाइजेशन, गैल्वनीकरण यहाँ पे आंसर लिख देना है। अगला कहता है कि सीसा संचायिका सेल में खालिस्तान विद्युत अपघट्ट का उपयोग किया जाता है, जो H2SO4 विद्युत अपघट्ट का यूज किया जाता है। इस तरीके से इसका आंसर लिख देंगे। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अत्यधिक आयनित होते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो वो ऐसे पदार्थ जो कि जलीय विलयन में अत्यधिक आयनित होते हैं, वो प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं हमारे, है ना। प्रबल विद्युत अपघट्ट ऐसे होते हैं जो कि जलीय विलयन में अत्यधिक आयनित होंगे। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, प्रबल विद्युत अपघट्ट। ठीक है, आपको यही इसका आंसर इस तरीके से लिख देना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खालिस्तान में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो ईंधन सेल जो होता है ना आपका, वो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो सीधा आंसर आपको इसका लिखना है क्या, ईंधन सेल। ठीक है, यही करेक्ट आंसर लिखना है आपको। ईंधन सेल होगा वही तो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलेगा। अगला है, एक मोल में आपकी Al को Al में अपचयन के लिए फैराडे आवेश की आवश्यकता है। तो कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता है, तो 1 फैराडे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 फैराडे। ठीक है, एक यहाँ पे लिख देना है आपको, फैराडे आपका लिखा हुआ है। ठीक है, अगला कह रहा है आपका कि गलित CaCl2 से 20 ग्राम Ca को प्राप्त किया जाता है, करने के लिए खालिस्तान फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 फैराडे। ठीक है, 1 फैराडे इसका आंसर आपको हो जाएगा, 1 फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी। और इसमें 3+ आयन, 3 पॉजिटिव आयन Al की अपचयन के लिए फैराडे की आवश्यकता होती है। इसका आंसर आपको 3 होना चाहिए, 3 फैराडे की आवश्यकता इसमें होगी। एंड नेक्स्ट आपका है 1 फैराडे विद्युत की आवश्यकता। ठीक है, अगला है H2O2 ईंधन सेल की दक्षता लगभग कितनी होती है। तो इसका आंसर कोई करेक्ट आपका नहीं है, लगभग मैं कह रहा हूँ 70 to 75% इसका लगभग में इसकी दक्षता होती है, लगभग में। ठीक है, 80% भी हो सकती है। ठीक है, इतना के समथिंग। अगला कह रहा है आपका कि 298 केल्विन पर 0.20 मोल केल्विन KCl विलयन की चालकता आपकी इतनी है, तो उसकी मूलर चालकता खालिस्तान होगी। तो इसकी मूलर चालकता जो आपकी हो जाएगी 124 S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल
इनवर्स, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे गैल्वेनिक सेल को जिनमें हाइड्रोजन, मेथेन व एथेनॉल आदि ईंधनों को दहन ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, दहन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में सीधे परिवर्तित किया जाता है, खालिस्तान कहलाता है, तो उसे हम ईंधन सेल कहते हैं, जैसा कि हमने ऊपर अभी देखा था, है ना। ईंधन सेल को हमने अभी देखा था ना, ये करता है, ठीक है। ये रासायनिक को सीधा रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, ईंधन की विद्युत में बदलता है, ठीक है। अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको सत्य असत्य पूछे गए हैं, फिर आपकी सही जोड़ियां हैं, एक शब्द वाक्य उत्तर हैं, ठीक है। तो सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन है आपका, सीसा संचायिका सेल की अनावश्यक क्रिया PbSO4 + 2H2O, इससे आपकी क्रिया बन रही है PbO2 + 2H2SO4 है। तो सीसा संचायिका सेल की अनावश्यक क्रिया ये नहीं है, क्योंकि अनावश्यक यहाँ पर कहा जा रहा है, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि यह एक इसकी आवेशित क्रिया है या आवेशन की क्रिया है। इस तरीके से अगर आवेशित होता तब आप सही लगाते। अगला है कि किसी विलयन की विशिष्ट चालकता इसकी 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता होगी, ठीक है। किसी विलयन की विशिष्ट चालकता इसके 1 घन सेंटीमीटर की चालकता होगी, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि किसी विलयन की आणविक चालकता उसकी विशिष्ट चालकता एवं उसके आयतन के गुणनफल के बराबर होती है, जिसमें विद्युत अपघट्ट का एक मूल खुला हो, ये भी सही हो जाएगा। अगला है 25 डिग्री सेल्सियस व एक वायुमंडल दाब पर मूलर हाइड्रोजन आयन के संपर्क में हाइड्रोजन गैस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो निर्माण करती है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण होता है, बिल्कुल होता है, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट विलयन की आणविक चालकता का मान अनंत तनुताओं पर उसके दोनों आयनों की चालकताओं की योग के बराबर होता है, यह कोलोरॉस का नियम है, तो यह भी आपका सही हो जाएगा 5 नंबर का। इसके बाद आपका 6ठा नंबर आता है कि F2 गैस प्रबलतम ऑक्सीकारक है एवं फ्लोराइड आयन आपका दुर्बलतम अपचायक है, तो ये भी आपका सही रहेगा। अगला कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रवेश करते हैं एवं दूसरे सिरे से निकल जाते हैं, इसलिए अत्यधिक चालक का संगठन अपरिवर्तित रहता है, ये भी सत्य रहेगा। अगला कह रहा है कि गैल्वेनिक सेल की वह अर्ध सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता एनोड कहलाती है एवं विलयन की सापेक्ष इसका व्यवहार ऋणात्मक होता है, ये बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि ऑक्सीकरण जहाँ पे होता है अर्ध सेल में जिसमें होता है तो वो एनोड कहलाती है एवं विलयन की सापेक्ष इसका जो विभव होता है वो ऋणात्मक भी होता है। अगला कह रहा है कि 1 मोल MnO4 को Mn2+ आयन में बदलने के लिए 3 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी, तो ये आपका असत्य आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि संक्षारण में धातु ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत हो जाती है एवं उनका ऑक्साइड बन जाता है। संक्षारण में जो धातु होती है ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर के ऑक्सीकृत हो जाती है एवं उनका ऑक्साइड बन जाता है, तो ये बिल्कुल होता है, तो सही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपकी सही जोड़ियां 7 यहाँ पर दी गई हैं, तो बिल्कुल इनको कंप्लीट करना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर आपकी है 1 मोल कॉपर 2+ आयन से कॉपर, सो ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी, फर्स्ट की जोड़ी मिल जाएगी डी नंबर ऑप्शन से। अगला कह रहा है कि 1 मोल FeO + Fe2O3, सो इसकी जोड़ी आपकी ऑक्सीकरण, यानी कि ये ऑक्सीकरण या अपचयन का उदाहरण उपचयन का हो जाएगा आपका, सो दूसरे नंबर की हो जाएगी, ठीक है, उपचयन अपचयन से फ्री। अगला है 1 फैराडे, तो 1 फैराडे आपका मिल जाएगा यहाँ पे जी नंबर से, जो कि आपका 96500, तो ये रहेगा आपका 3rd नंबर का। एंड 4th है आपका विद्युत रासायनिक सेल, जो कि आपका डैनियल सेल कहलाता है, 4th नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। अगला है कोलोरॉस का नियम, तो आपका ये रहेगा यहाँ पे इस तरीके से, आपका ये रहेगा 5वें नंबर का जोड़ा। अगला है द्वितीयक सेल, तो द्वितीयक सेल आपका सीसा संचायक सेल कहलाता है, तो ये रहेगा 6वां, इससे संबंधित है। इसके बाद सेल्स स्थिरांक, तो इसका यहाँ पे आप यहाँ पे 7वें का जोड़ी मान लगा लेंगे, ये रहेगा आपका सेल स्थिरांक का मान। इस तरीके से आपकी जोड़ियां कंप्लीट हो जाती हैं। अब आगे देख लेते हैं हम आपकी एक शब्द या वाक्य में उत्तर। देखो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया ऐसी अभिक्रिया, देखो यार बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आप तक आंसर पहुंचा पाते हैं, आप तक सॉल्यूशन पहुंचा पाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करें और ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि सभी बच्चों को जो है सॉल्यूशन मिल पाए। क्योंकि कई पता है विद्यार्थी को पता नहीं है कि प्रश्न बैंक से क्वेश्चन कैसे आंसर ढूंढें और प्रश्न बैंक से आ भी रहा है कि नहीं, है ना, तो उन्हें मिल पाए, इसलिए शेयर किया करें, है ना। क्वेश्चन है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन साथ साथ हों, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है। सभी को पता है यार, ये तो हम कब से पढ़े आए हो आप यार, रेडॉक्स अभिक्रिया हमारी कहलाती है। ऑक्सीकरण अपचयन जब साथ साथ होती हैं तो रेडॉक्स आपको आंसर लिखना है। अगला कह रहे हैं कि ऐसी युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है क्या कहलाती है। तो एक ऐसी युक्ति, यानी कि एक सेल वगैरह की बात कर रहा है, तो विद्युत रासायनिक सेल जो होता है रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, तो विद्युत रासायनिक सेल आपको इसका आंसर लिख देना है, क्या, विद्युत रासायनिक सेल, इस तरीके से, ठीक है भाई, लिख गया ना।
अगला कह रहा है कि किसी चालक का विभवांतर उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसने दिया? तो यह नियम हमारा जो है ओम का नियम है, और यह नियम हमारा जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। क्या इसका आंसर आपको क्या लिखना होगा? जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, ये रहेगा आपका आंसर यहाँ पे। अगला कहते हैं कि क्या कॉपर सल्फेट विलयन को जिंक के बर्तन में रखा जाता है? क्या कॉपर सल्फेट के विलयन को जिंक के बर्तन में रखा जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है अगर उसे हम जिंक के बर्तन में रखें तो देखो ये क्या होगा, ये अधिक जो है अभिक्रियाशील होगा और उससे अभिक्रिया करके बर्तन को खराब कर देगा, इसलिए नहीं रखा जा सकता। इस तरीके से लिख देना। अगला है प्रबल अपचायक का एक उदाहरण लिखिए। तो प्रबल अपचायक का उदाहरण आप क्या क्या लिख सकते हैं? पेरिडियम लिख सकते हैं, आपका आयोडाइड आयन लिख सकते हैं, निकल लिख सकते हैं। तो किस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको? निकल लिख सकते हैं, है ना, जो कि आपका यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये रहेगा निकल, है ना। एंड सेकंड आप लिख सकते हैं पैलेडियम, है ना, तो इसको भी आप लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये आपका रहेगा। एंड थर्ड आप इसका आयोडाइड आयन भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, वैसे दो काफ़ी है। अगला कहता है कि नम वायुमंडल या रासायनिक अभिकर्मकों द्वारा धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है? तो इसे हम संक्षारण कहते हैं। तो धातुएं नष्ट होना, धातुओं पर जंग लगना, है ना, संक्षारण ऑक्सीकरण, इससे में रिलेट करता है ये सारी चीजें, तो हमारा संक्षारण आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है 7वें नंबर का क्वेश्चन, किसी विलयन चालकता तनुता के साथ घटती क्यों? किसी विलयन की जो चालकता होती है तनुता के साथ घटती है, क्यों घटती है भाई? तो जो मतलब जो विलयन की सांद्रता या तनुता होती है कम होने पर आयनों की संख्या इसमें कम होगी तो वो घटेगी। क्या आंसर लिखोगे इसका? तो देखो जब तनुता के साथ घटती है, क्योंकि तनुता घटेगी, तनुता कम होने पर आयनों की संख्या घट जाएगी, इसलिए वो घट जाती है। ठीक है, तो आयनों की संख्या कम हो जाने के कारण, ठीक है, आयनों की संख्या घट जाने के कारण, क्योंकि जब तनुता घटेगी, सांद्रता घटेगी, तो वो आयनों की संख्या भी घट जाएगी, इसके कारण यहाँ पे तनुता घटती है। ठीक है, अगला गैल्वेनी सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर क्या होता है? तो मतलब क्या कहलाता है? दोनों गैल्वेनी सेल का जो इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर होता है इसे हम EMF कहते हैं। ठीक है, EMF आपको इसका आंसर कर लेना है। अगला कहते हैं कि नम वायुमंडल या रासायनिक अभिकर्मकों द्वारा धीरे धीरे नष्ट होना, यह भी हम देख चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया, संक्षारण इसका आंसर। ठीक है, अगला कह रहा है कि सीसा संचायिका सेल को आवेशित होने वाली क्रिया लिखिए। सीसा संचायिका सेल की आवेशित होने वाली, देखो तो ये देखो, ये इसका करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो असत में क्या अनावेशित, जैसा मैंने बताया था आवेशित होने वाली है ये, है ना। तो ये आपका आंसर है कितने नंबर का? ये में यहाँ पे आपका 10 नंबर का आंसर हो जाएगा, एक वाक्य का। ठीक है, एक वाक्य का 10 नंबर का आंसर यही है आपका, है ना। ये बिल्कुल आप यहाँ पे लग दोगे तो बिल्कुल आपको नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं और ये रहेंगे आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे, जो कि आपको कंप्लीट दिए गए हैं। और इसके बाद आपका आ जाता है अगले नंबर का अध्याय, जो कि है आपका डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। पहले बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एफ ब्लॉक के सभी तत्वों को कहा जाता है? तो एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं वो अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं, और डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जल्दी से बताइएगा, इसका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि लेंथेनाइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है 4F। इसके जो ये रहेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको कंप्लीट कर लेना है। अगला कह रहा है कि जिंक, कैडमियम तथा पारा का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ये नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट नंबर दिया गया है। अगला कह रहा है कि अंतः संक्रमण तत्व है स्कैंडियम, पारा, सीरियम। तो सीरियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, CE सीरियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि Fe3+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 0, 4, 5 या 3। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5। ठीक है, 6वें नंबर का प्रश्न आपका आ जाता है डी ब्लॉक के, है ना, डी ब्लॉक के कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जिंक, कैडमियम और पारा। ये हमारे इसके संक्रमण तत्व नहीं है, इसका आंसर आपको याद रखना है। ठीक है, अगला कह रहा है कि ऐसे संक्रमण तत्व का नाम बताइए जो परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं दर्शाता है। स्कैंडियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SC। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है निम्न में से कौन सा तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है? तो हमारा जो इसमें कॉपर है, ठीक है, अगर इसमें बात की जाए +2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है, कैडमियम, पारा, जिंक, कॉपर। तो अगर कहें कि जो सारे के सारे ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे कोई भी इनमें ऑप्शन ऐसा नहीं है जो नहीं दर्शाता हो, ये सारे के सारे क्या करते हैं +2 ऑक्सीकरण अवस्था जो है दर्शाते हैं। तो इसमें आंसर लगाना यहाँ पे शायद मिसप्रिंट हुआ है या फिर कुछ भी, तो इसका आंसर यहाँ पे कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि
ये सारे जो तत्व हैं यहाँ पे जो दिए गए हैं ये सारे के सारे +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सिक्का धातुएं हैं। सिक्का धातु की बात करी जा रही है तो हमारी जिंक, कैडमियम, पारा और कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, यही आपका आंसर हो जाएगा, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर, बी नंबर ऑप्शन। अगला कह रहा है कि लैंथेनाइड श्रेणी के कौन सा सदस्य आसानी से +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, तो इसका आंसर आपका सीरियम हो जाएगा, जो कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन में आपका दिया गया है। ये हमारा +4 ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है, सीरियम। अगले क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान के रूप में आ जाते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा तो लैंथेनाइड तत्व जो होते हैं और हमारे क्या होते हैं, संक्रमण तत्वों के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है, तो ये आप यहाँ पे देखिए, मैं इसका आंसर लिख करके बता देता हूँ आपको, है ना। डी अपना डी की पावर 1 हो जाएगी एंड ये रहेगा अपना यहाँ पर -10 और ए अपना NS1 - 2, ये आपका यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अगला कहते हैं खालिस्तान संक्रमण धातु द्रवस्था में, तो Hg या पारा, ठीक है, पारा या मरकरी, इसका आंसर आप लिख देंगे। अगला है यूरेनियम के बाद आने वाले सभी तत्व खालिस्तान कहलाते हैं, तो वो हमारे यूरेनियम के जो बाद आते हैं वो हमारे ट्रांस यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। क्या, ट्रांस यूरेनियम, आपको पूरा आंसर लिख लेना, ठीक है। अगला है जिगलर नाटा उत्प्रेरक का सही सूत्र क्या होता है, तो देखो जिगलर नाटा एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है, जो कि इसका उपयोग क्या, पॉलीथीन और पॉलीप्रोपाइनिल जैसे क्या है, इनमें क्या इनके पॉलीमर के रूप में उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है, जिगलर नाटा का, ठीक है, इसको याद रखना। और इसका जो सही सूत्र हो सकता है वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ, तो TiCl4 + AlC2H5 का होल ट्वाइस, ठीक है, इस तरीके से। अगला है लैंथेनाइड की सुप्रसिद्ध मिश्र धातु को खालिस्तान कहा जाता है, तो लैंथेनाइड की जो प्रसिद्ध मिश्र धातु है उसको हम फेरस मेटल या मिश्र धातु कहते हैं, तो फेरस मेटल आप इसका आंसर लिख दीजिएगा, फेरस कहा जाता है ना, फेरस मेटल लिख देंगे तो भी सही है। अगला कह रहा है कि Gd का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खालिस्तान होता है, गैडोलियम पूछा गया आपका, तो गैडोलियम के परमाणु क्रमांक की बात करें तो हमारा 64 होता है, और इसके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो हमारा इस तरीके से इसका लिखा जाएगा, Xe आप यहाँ पे लिखेंगे और 4F75D16S2, ये आपका इसका गैडोलियम का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास। अगला है KMnO4 में Mn की मैग्नीज की आपको ऑक्सीकरण संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पे आप क्या है, यहाँ पे आपका आंसर होगा +7। अगला कह रहा है कि जिंक केवल खालिस्तान ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, तो जिंक +2 ऑक्सीकरण अवस्था इतनी ही दर्शाता है। अगला पोटेशियम पर मैग्नेट का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो पोटेशियम पर मैग्नेट आपका ये दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो KMnO4 आपका यहाँ पे सूत्र होता है इसका। अगला है परमाणु क्रमांक में वृद्धि पर लैंथेनाइडों की त्रिज्या का आकार क्रमशः खालिस्तान होता जाता है, तो घटता जाता है या कम होता जाता है, इस तरीके से आपको इसका लिख देना, घटता जाता है या कम होता जाता है, ठीक है। इसके बाद सत्य वाले क्वेश्चन भैया आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिकांश संक्रमण तत्व या आयन एवं इनके यौगिक रंगीन होते हैं क्योंकि इनमें डी संक्रमण जो है पाया जाता है, ये आपका बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि संक्रमण धातु अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्योंकि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है एवं इनमें मुक्त संयोजकता पाई जाती है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन आ जाता है, अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है लैंथेनाइड संकुचन के कारण लैंथेनाइड तत्वों को पृथक पृथक करने में कठिनाई उत्पन्न होती है, तो ये सही है। अगला है कि क्यूपरस आयन रंगहीन होता है जबकि क्यूपरिक आयन नीले रंग का आयन या रंग होता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला है अंतः संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास आपका होता है, तो बिल्कुल सही है, यही होता है। अगला कह रहा है कि सीरियम की मिश्र धातु लाइटर के निर्माण में काम आती है, तो ये भी सही है। अगला है Mn2+ का आयन का चुंबकीय आघूर्ण 3.92 bm होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है लैंथेनम तथा लैंथेनाइड श्रेणी की धातु श्वेत तथा मृदु होती है, तो ये आपका सही है। अगला है जिंक, कैडमियम और पारा को संक्रमण तत्व कहा जाता है, ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा, ये देखिए ये कहाँ पे, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका सही जोड़ी के रूप में आ जाता है, तो नारंगी ध्रुव दिया गया सबसे पहले, तो इसकी जोड़ी आपकी मिल जाएगी C नंबर ऑप्शन से, जो कि फर्स्ट की जोड़ी सही हो जाएगी। सेकंड आपका 3D14S, ये आपका इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास दिया गया है, तो इसकी जोड़ी आपकी स्कैंडियम से मिल जाएगी जो कि दूसरे नंबर का रहेगा, ठीक है। थर्ड है आपका PM, तो इसकी जोड़ी आपकी रेडियोधर्मी तत्व से मिल जाएगी थर्ड की। एंड फोर्थ आपका जिंक, जो कि हमारा क्या होता है, रंगहीन होता है, तो ये रहेगी फोर्थ नंबर की। और फिफ्थ हमारा
पायरोलुसाइड बचा MnO2, ठीक है। इस तरीके से सही जोड़ियां हो जाती हैं। इसके बाद एक शब्द वाक्य में उत्तर आ जाते हैं, जो कि 10 दिए गए हैं आपको। एंड पहला क्वेश्चन है, प्रथम संकरण श्रेणी में कौन सी धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है? तो जो हमारी मैग्नीज है, Mn से हम जिसे दर्शाते हैं, मैग्नीज जो है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है। तो इसका आंसर आपको मैग्नीज इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। अगला कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण का सही सूत्र क्या होता है? तो हम इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे, म्यू बराबर √N+2, ये आपका इसका सूत्र होता है चुंबकीय आघूर्ण का। अगला कह रहा है कि CO2+ आयन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 7 इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला है 3D श्रेणी का अंतिम तत्व कौन सा है? तो जिंक है। 3D श्रेणी की बात की गई है, ठीक है। तो जिंक या Zn आपको आंसर में लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, Cr परमाणु का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, आपको इसका आंसर लिखना होगा 3d5 एंड 4s1, ठीक है। यस लिखा है, तो ये हमारा इसका इलेक्ट्रॉन है। अगला है आपका, Cr2+ और Fe2+ आयन में कौन प्रबलतम अपचायक है? तो आपका जो Cr2+ है, क्रोमियम, ठीक है, ये आपका यहाँ पे अपचायक प्रबलतम है। अगला है, लैंथेनाइड की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है? तो लैंथेनाइड की जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो अधिक स्थायी होती है। अगला है, Gd2+ गैडोलियम का पूछा गया है का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। तो अभी हमने यहाँ पे देखा था इसका, तो इसका आंसर आपको लिख लेना है कि देखिए इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हमने अभी देखा था ऊपर, 8th नंबर का आंसर आपका किस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये रहेगा, आपका आंसर है ना, ये रहेगा, ठीक है। सो देखिए 2+ का यहाँ पे पूछा गया है, तो थोड़ा अगर चेंज करके लिखें इसका हम, तो ये रहेगा आपका यहाँ पे XE, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, गैडोलियम का Gd2+, तो 4F, ये आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि लैंथेनॉइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो लैंथेनॉइड तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, और सो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4F1 145D016S2, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अगला है, पायरोलुसाइड का सही सूत्र लिखिए। तो MnO2 अभी हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम आपके अगले अध्याय की ओर चलते हैं। बाकी आपके 2 अंक के क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हो, और ये रहेंगे आपके आगे के क्वेश्चन, ये रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका अगला 4 नंबर अध्याय आ जाता है, जो कि है उपसह संयोजक की, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है सही विकल्प के रूप में, प्राथमिक संयोजकता सामान्य रूप से आयनित होती हैं तथा यह किस आयन द्वारा असंतुष्ट जो संतुष्ट होती हैं? तो ये ऋणात्मक आयन द्वारा संतुष्ट होती हैं। आपको FeSO4 NH4 और 2 का उल्टा और SO4 6H2O को कहा जाता है। तो इसे मोहर लवण कहा जाता है। इसको आंसर आपको याद रखना, मोहर लवण। अगला है आपका द्वितंत्रो लिगैंड का मुख्य उदाहरण है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा EN, जो कि आपका एथिलीन डाइएमिन होता है। इसका आंसर आपका रहेगा एथिलीन डाइएमिन, ठीक है। अगला है HCN एवं NO2 है तो एक दंत्र बहुदंत्र उभय दंती, तो उभय दंती आपका C नंबर ऑप्शन के साथ आंसर हो जाएगा। अगला कह रही कि जटिल यौगिकों में कौन केंद्रीय धातु परमाणु किस तरह कार्य करती है ना? जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु जो है लुईस क्षार या लुईस अम्ल, तो लुईस अम्ल की तरह कार्य करती है। अगला कह रहा है कि CONH3 आयन है वर्ग समतुल्य चतुष्क या अष्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय, करेक्ट नंबर ऑप्शन C। अगला कह रहा है कि होमोलैप्टिक संकल का मुख्य उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निकल टेट्रा कार्बोनी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर D है। तो इसको आपको आंसर लगा लेना है निकल टेट्रा कार्बोनी, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि गुरु कोष्टक के बाहर वाला आयनित समूह कहलाता है। तो प्रतिआयन, समन्वय गोला, धातु या लिगेंड, तो प्रतिआयन ये हमारा कहलाता है। अगला कह रहे हैं कि डाइक्लोरिडोबिस यानी कि ट्राइफेनिफॉस्फीन फेनिल फॉस्फीन निकेल सेकंड है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारा NiCl2PPH3 का उल्टॉइस। अगला कह रहा है कि CrNH3 इसका आपको आयुपेशी नाम बताना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे क्या, थर्ड, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा ट्राइएमीन ट्राइक्लोरिक्रोमियम थर्ड क्लोराइड होगा, क्योंकि देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अगला है आपका रिक्त स्थान, तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है अप्रस्फटन रोधी कार्बधात्विक यौगिक का सूत्र खालिस्तान होता है। तो ये हमारा जो अप्रस्फटन रोधी जो कारक होता है ये हमारा टेट्राएथिल लेड कहलाता है, जिसका हम सूत्र इस तरीके से लिखते हैं C2H2, ठीक है, C2H5 4Pb है ना, लेड की बात करी जा रही है। इसके बाद है आपका CONH3 4Cl2C संकुल द्वारा जल में दिए गए कुल आयनों की संख्या है, तो 2 होगी। अगला है EDTA का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक एसिड से कह सकते हैं, और एथिलीन डाइमिन टेट्रा एसिटेट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है।
क्या एथिलीन लिखना है आपको, डी का डायमीन हो जाएगा हमारा एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है ना भाई। अगला कह रहा है कि K2PTCl6 में पीटी की समन्वय संख्या है, तो 6 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर 6। अगला कह रहा है कि इसमें आपको SO4Br आपको बताया गया है। अब इसमें आपका खालिस्तान प्रकार की समावयवता, तो इसमें हमारी जो है आयन समावयवता पाई जाती है, आयन, देखो आयन लिख देना है, समावयवता बस यही है अपना, ठीक है। इसका आपको IUPAC नाम लिखना है, तो इसका आंसर आपका IUPAC नाम, इसका आंसर आपको हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकल, यानी कि मतलब ये हो क्यों जाएगा इसका NiCO4, इसका टेट्रा कार्बोनिल निकल आपका आंसर रहेगा, तो टेट्रा कार्बोनिल निकल, ठीक है, इस तरीके से आपको निकला है ना, क्योंकि ये देखो उदासीन यौगिक है इसलिए इसका जो है टेट्रा कार्बोनिल में जाएगा। अगला कह रहा है कि खालिस्तान लिगेंड युक्त उपसंयोजी यौगिक में बंधनी समावयवता पाई जाती है, तो किस में भाई, तो जो उभयदंती लिगेंड युक्त यौगिक होता है उभयदंती, इसका आंसर लिख सकते हो, है ना, उभयदंती इस तरीके से लिख दोगे, या फिर इसका आंसर एम्बिडेंटेंट या उभयदंतुर भी लिख सकते हो, ठीक है, उभयदंतुर लिख दोगे तो और भी सही है, ठीक है, उभयदंतुर, ठीक है। अगला कह रहा है कि आपको दिए गए है K3FeC2O4 का IUPAC नाम क्या है, तो पोटेशियम टेट्रा ऑक्सालेटो फेरेट हो जाएगा, तो आपको लिखना क्या होगा, पोटेशियम हमारा यहाँ पे है पोटेशियम, और आगे क्या है हमारा ट्राई, देखो ट्राई है ना, ट्राई ऑक्सालेटो, ठीक है, ऑक्सालेटो फेरेट थर्ड, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए कुल लिगेंड की संख्या को कहा जाता है, तो उसे हम समन्वय संख्या या आपका संयोजन संख्या कहलाता है, ठीक है, संयोजन संख्या कहलाता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि CONH3 का IUPAC नाम खालिस्तान है, तो हेक्साएमीन कोबाल्ट क्लोराइड है ना, इसका आंसर आपको लिखना है हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोराइड, इस तरीके से आपको इसका करेक्ट आंसर लिख लेना होगा। यहाँ पे बाकी आंसर आपको ठीक से दिख रहे होंगे, ठीक है ना, पूरा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो सत्य आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु में परमाणु या आयन पर उपस्थित चिन्ह सहित आवेशों की संख्या उनकी समन्वय संख्या जो है कहलाती है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। अगला कह रहा है कि समन्वय मंडल के भीतर एवं बाहर जल के भिन्न अणु दो प्रकार से जुड़े होते हैं, तो इसे हाइड्रेट समावयवता कहा जाता है, तो हमारा बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि जब एक ही लिगेंड केंद्रीय धातु आयन में भिन्न दो प्रकार से जुड़ जाता है तो इसे ज्यामितीय समावयवता कहा जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसे बंधन समावयवता कहा जाता है, जबकि यहाँ पे ज्यामितीय बताया गया है। अगला कह रहा है कि फेरोसिन यानी कि सैंडविच का सही सूत्र यहाँ पे आपको दिया गया है, जो कि होता है, बिल्कुल होता है। अगला है, द्विक लवण में आयनिक या विद्युत संयोजी बंध जबकि संकुल में उपसंयोजी बंध पाया जाता है, ये भी आपका सही है। अगला है, वे यौगिक जिनमें कार्बन समूह से के कार्बन परमाणु सीधे धातु परमाणु से आबंधित हो तो कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला 7वें नंबर का है कि ऐसी योगात्मक यौगिक जो जल में विलय करने पर, है ना, जल में विलय करने पर अपने सभी आयनों में व्यक्त हो जाते हैं, कुल संकुल यौगिक कहलाते हैं, तो ये आपका गलत रहेगा क्योंकि ये हमारे संकुल नहीं, क्योंकि हमारे विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। अगर देखो कार्बन समूह के जो कार्बन परमाणु सीधे परमाणुओं से आबंधित होकर के कार्बधात्विक यौगिक में अगर आबंधित हो जाएंगे तो हमारे विद्युत अपघट्ट कहलाएंगे, ना कि संकुल यौगिक, ठीक है। अगला कह रहा है आपका कि AgNH3 AgCN2 का IUPAC नाम डाईएमिन सिल्वर फर्स्ट डाईसाइनेडो अर्जेंटेंट फर्स्ट है, तो ये आपका सत्य रहेगा क्योंकि ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका IUPAC नाम आप याद रखना। अगला है, क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन तथा विटामिन B12 उप सह संयोजन यौगिक है जिनमें क्रमशः आपका मैग्नीशियम Fe एवं CO धातु होती है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि इसमें ये धातुएं बिल्कुल होती हैं। अगला आपका कह रहा है कि इसका आपको सही नाम IUPAC नाम बताया गया है, ये है या नहीं, तो ये आपका बिल्कुल सही है क्योंकि इसका जो सही नाम यहाँ पे आपका IUPAC नाम होगा बिल्कुल सही आपको दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आपके मिलान आ जाती हैं, यानी कि सही जोड़ियाँ आ जाती हैं, जिसमें पहला आपको दिया गया है, देखो मैं मिला दूंगा आपकी सही जोड़ियाँ, तो फर्स्ट नंबर की B से मिल जाएगी आपकी, सेकंड नंबर आपकी ए में मिल जाएगी, एंड थर्ड नंबर आपको डी से मिला देना है, एंड फोर्थ नंबर हमारा जो कीलेट है वो आपका ई नंबर से मिल जाएगी, अधिक स्थायी संकुल होते हैं। इसके बाद 5 नंबर है TEL
जो कि सी नंबर ऑप्शन से मिल जाएगी आपकी 5वें की। इसके बाद छठी है औपसहज संयोजी की संरचना कैसी होती है आपकी, तो ये हमारी हो जाएगी 6वें की। जी से एच से मिल जाएगी बर्नर, ये आपका 6वें का आंसर हो जाएगा। सट दंतुर लिगेंड 7वें का आपका एफ से ईडीटी, ये सट दंतुर लिगेंड होता है 7वां। अगला है आपका द्विदंतुर लिगेंड EN, हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर आ जाते हैं, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है आपको इसमें किस प्रकार की समाव्यवता है ये आपको बताना है। तो ये हमारी बंधन समाव्यवता है, ठीक है, बंधन समाव्यवता। अगला कह रहा है कि दुःख लवण का एक उदाहरण लिखो। तो दुःख लवण जो कि हमारा मोहर लवण होता है, ठीक है, मोहर लवण होता है, इसका उदाहरण आप एक क्या लिख सकते हो, फिटकरी, इसका उदाहरण लिख सकते हो, ठीक है, फिटकरी। अब भाई फिटकरी और फिटकरी का सही सूत्र आपको लिखना है। तो फिटकरी का सूत्र क्या होता है, K2SO4 × Al2SO4 3 × 24H2O, ये हमारा इसका सूत्र हो जाएगा फिटकरी का। अगर आपका PTNS3 2Cl NO2 का सही IUPAC नाम लिखना है तो डाईएमीन क्लोरिडो नाइट्रेटो एन प्लेटिनम, थर्ड आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो किस तरीके से इसका आंसर आप लिखना है आपको, डाईएमीन क्लोरिडो नाइट्रेटो, ठीक है, नाइट्रेटो एन प्लेटिनम, ठीक है। इस तरीके से डैश लगाएं बीच में ताकि आपको पढ़ने में जो है आसानी हो। प्लेटिनम इस तरीके से यहाँ पे मैं लिख दूंगा, प्लेटिनम थर्ड, ठीक है, इस चीज को याद रखना। अगला कह रहा है कि पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट का सही सूत्र आपको लिखना है। तो इसका सही सूत्र आपका जो हो जाएगा, एंड देखो थर्ड की यहाँ पे बात करी जा रही है और साथ ही मैं इसका लिखूंगा तो K3, देखो पोटेशियम है सबसे पहले और फिर क्या अपना ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट है ना, फिर हमारा एल्यूमिनेट आएगा। सो आप लिखेंगे AlCO2O4 3, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। अगला है COF6 आयन में किस प्रकार का संकरण उपस्थित होता है, तो sp3d2, ये आपका संक्रमण इसमें है, ठीक है, संकरण इसमें, ठीक है। इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद 7वें नंबर में दिया गया है आपको इसका IUPAC नाम लिखना है। तो इसका नाम हो जाएगा आपका टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट, जो कि थर्ड क्लोराइड होता है। तो इसका आंसर आपको लिखना है इस तरीके से, टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। अगला है आपका Na3 का यहाँ पे Al2CO4 का सही IUPAC आपको नाम लिखना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सोडियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट। इसका आंसर आप लिख सकते हो क्या, सोडियम है सबसे पहले हमारा, फिर हमारा क्या है, देखो 3 है तो क्या ट्राई हो जाएगा, ट्राई, फिर हमारा क्या है Al, तो हम क्या लिखेंगे, ट्राई ऑक्सीलेट हमारा आएगा, फिर ऑक्सीलेट आएगा, फिर हमारा एल्यूमिनेट आएगा, ठीक है। तो ऑक्सीलेट लिख सकते हो, ऑक्सीलेट आपका, फिर आएगा आपका एल्यूमिनेट, ठीक है, एल्यूमिनेट, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एल्यूमिनेट, थर्ड है आपका, तो थर्ड, ठीक है। इसके बाद 2 अंकीय क्वेश्चन इसके दिए गए हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है इसका, देखो IUPAC नाम लिखिए। तो इसका आपको IUPAC नाम लिखना है, निकिल NiCO4 का इसका भी लिखना है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, बता देता हूँ, टेट्रा कार्बोनिल निकिल हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, ठीक है। इसको लिख लेना, बिल्कुल से इसको याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ये हमारा 0 होगा क्योंकि इसमें देखो कोई भी हमारा नहीं है। अगर आपका CONS3 6Cl3, तो इसका हो जाएगा आपका हेक्साएमाइन थर्ड क्लोराइड, ठीक है। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना होगा, हेक्साएमाइन थर्ड क्लोराइड, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख लेना, क्लोराइड लिखा है, ठीक है। इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो जाते हैं। इनका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं एंड इनको अच्छी तरीके से कंप्लीट यहाँ पे कर लेना, दिख रहा है ना प्रॉपर। इसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन है, इनको कंप्लीट करना है। जैसे लेगेंड क्या है, बंधन समाव्यवस्था समाप्यता है, कंप्लीट, इनके IUPAC नाम कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये आपके 3-4 अंक में कंप्लीट हो जाता है। हेलो एल्किन बाय हेलो एरिन, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, C2H5Cl+ NaL से आपकी अभिक्रिया हो रही है, C2H5L + NaCl इस अभिक्रिया को तो फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया कहा जाएगा। इसके बाद है क्लोरो व्यंजन की क्रिया किसके साथ कराने पर DDT बनता है, तो क्लोरोफॉर्म क्लोरल फ्रियोन्स और क्लोरल के साथ DDT बनेगा। अगर है क्लोरोक्विन का उपयोग किस बीमारी के उपचार में, तो मलेरिया के उपचार में इसका यूज किया जाता है। अगली आपको एक अभिक्रिया दी गई है, इसमें एक्स को आपको बताना है। तो ये हमारा एक्स इसमें क्या है भाई, ईथर है, एल्कीन है, तो एल्कीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि जेम डाई हैलाइड का सही सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, CH3CHCl2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक हेलो एल्केन है, तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, CH3 एंड CCl आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है एलाइड यानी कि हेलाइड का सही सूत्र आपका क्या है ना, एलाइल हेलाइड का आपका सही सूत्र क्या है, तो इसका हो जाएगा आपका CH3CH और Cl2, ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यही आपको CH3 नहीं भाई CH2 है, CH2 एलिल हेलाइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, CH2 जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे इसमें थोड़ा क्या है डाउट है इसके ऑप्शंस में, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि इसके सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है, इसमें थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन के आंसर में, शायद इसके ऑप्शंस में थोड़ा गड़बड़ी है जो भी मिसप्रिंट हुआ होगा, है ना। अगला 2RS प्लस 2Na RR प्लस 2NaX एक अभिक्रिया को कहा जाता है, जिसे हम बूर्ज अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, देखो एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ क्रिया करके एल्केन बना रहा है, तो हमारी बूर्ज अभिक्रिया हो जाएगी। अगला है PP डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राई क्लोरोएथेन है, सो TNT TNB BHC DDT, सो इसका सभी को पता है बिल्कुल DDT। अगला है फॉस्जीन गैस का सही सूत्र आपका क्या होता है, तो CuCl2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि फ्रीडल, ठीक है, रिक्त स्थान आ चुके हैं और फ्रीडल क्राफ्ट एल्केलीकरण विक्रिया उपकाद है, तो एल्किल हमारा जो है इसका उत्पाद एल्किल, ठीक है, एल्किल। अगला है एक ब्रोमो 2 एथल, ठीक है, एक ब्रोमो है 2 एथल है, तो किस तरीके से इसकी जो है बेंजीन का सही सूत्र क्या बनेगा, तो CH3CHBr एंड इसमें देखो इसकी संरचना आप पूरी अच्छी तरीके से बनाओगे तो आप पे इसका आसानी से बन जाएगा। एंड इसमें थोड़ा मुझे डाउट है इसके आंसर में, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए, इस तरीके से आप इसका सूत्र बना सकते हो। अगला संश्लेषित हैलोजन यौगिक जैसे क्लोरोक्वीन का उपयोग खालिस्तान के उपचार में, तो इसका उपचार जो क्या मलेरिया के उपचार में किया जाता है, क्या मलेरिया, यह आंसर आप लिख दोगे। अगला है सूक्ष्म जीवियों द्वारा उत्पादित खालिस्तान जो कि क्लोरीन युक्त प्रतिजैविक है जो टाइफाइड के इलाज के लिए प्रभावी होते हैं, तो क्लोरेम फिनिकॉल इसका आंसर हो जाएगा क्या, क्लोरेम फिनिकॉल। बिल्कुल नया क्वेश्चन है केमिस्ट्री में कहें तो, है ना। और देखिए इसकी जब आप संरचना बना रहे हैं, ये है ना, इसका सही सूत्र आप बना रहे हैं 1 ब्रोमो 2 एथल, तो सबसे पहले आप कार्बन जो है आपका बीयर है, कार्बन एक पहले कार्बन पर क्या आप बीयर रखेंगे, दूसरे कार्बन पर आपका जो CH2 है यहाँ पे, ये CH2 और CH3 जो कि एथल समूह है आपका, ये CH2 CH3, ठीक है, ये जाएगा। एंड चौथे कार्बन पर आपका द्वितीयक ब्यूटेल होगा जो कि यहाँ पे दिया गया है, और ये आपका होगा तो CH3 CH2 CH3 आपका ये पूरा बन जाएगा। अगला यहाँ पे आ जाता है 5वें नंबर का, एलिलिक हैलाइड वे यौगिक होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन द्विक आबंध के समीपवर्ती खालिस्तान संकृत कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है, तो sp3, ठीक है, sp3। अगला कह रहा है कि बाइनेलिक हैलाइड वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन द्विक आबंध के किस संकृत में रहता है, ये हमारा sp2 में रहता है, ठीक है। अगला आपका CH3 का UPSC नाम क्या है, तो इसका है 2 क्लोरोपेंटेन, ठीक है, पेंटेन नहीं भाई, CH3 तो हमारा 3 है, प्रोपेन हो जाएगा, है ना, तो क्या लिख देना है इसका 2 क्लोरोप्रोपेन। इसके बाद है आपका साइनाइड तथा नाइट्राइड में 2 नाभिक रागी केंद्र होते हैं, उन्हें खालिस्तान कहा जाता है, तो उन्हें एम्बिडेंट, देखो 2 नाभिक रागी हैं, एम्बिडेंट कह सकते हैं, उभयदंती कह सकते हैं, उभयदंती नाभिक रागी या एम्बिडेंट उभय रागी, तो उभयदंती लिख देते हैं हम हिंदी में, है ना, उभयदंती नाभिक रागी कहा जाता है, इस तरीके से आप इसको लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद आपका 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, जब कार्बन का विन्यास विपरीत हो जाता है तो इसे विन्यास खालिस्तान कहा जाता है, तो इसे प्रतिलोमन विन्यास कहा जाता है, ठीक है, प्रतिलोमन इन्वर्सन, ठीक है। अगला कह रहा है कि हेलो एल्किन में sp3 तथा हेलो एरिन में खालिस्तान, तो sp3 हेलो एल्किन में, हेलो एरिन में आपका sp2 संकरण पाया जाता है। अगला है आपका 7 आइडोफॉर्म का उपयोग पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्तिरोधी का मतलब यहाँ पर क्या है आपका एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, आइडोफॉर्म का, ठीक है, बिल्कुल सही है, तो पूर्तिरोधी को बिल्कुल से याद रखना, हिंदी में है एंटीसेप्टिक का, ठीक है। अगला है यदि किसी अणु का दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होता है तो ऐसे कार्बन को असममित कार्बन कहा जाता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि देखो यदि कोई कार्बन है उसका अणु है दर्पण प्रतिबिंब पर एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होता है, तो ये हमारा बिल्कुल सही असममित कार्बन ही कहलाएगा, ठीक है। अगला है एक समयावयवी के द्वारा उत्पन्न घूर्णन को दूसरा समावयवी निरस्त कर देगा, इस प्रकार के मिश्रण को रैसमिक मिश्रण या रैसमिक अशांतरण कहा जाता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला कि वे वस्तुएं जो अपने प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाती हैं उन्हें कायरल कहते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्हें कायरल वस्तुएं नहीं कहा जाता, ठीक है, उन्हें कायरल कहा जाता है। इसमें थोड़ा डाउट इसके आंसर में, वैसे इसका असत्य ही सही होना चाहिए, है ना। अगला सेट्जेफ के नियम के अनुसार बी हैलोजनीकरण क्रिया के फलस्वरूप एक एलिन मुख्य रूप से निर्मित होती है, जिसमें उद्यवंदी कार्बन परमाणु एल्किल समूह की संख्या होती है, तो क्या होती है,
संख्या ही होती है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि सर्जेप का नियम क्या कहता है कि बी हाइड्रोजनीकरण के अनुसार, क्रिया के अनुसार फलस्वरूप वह एल्किन मुख्य रूप से निर्मित होता है जिसमें द्वियाबंदी कार्बन परमाणुओं के, द्वियाबंदी जो कार्बन परमाणु होते हैं वो एल्किल समूहों की संख्या उसमें क्या होती है, अधिक होती है। यही सर्जेप का नियम कहता है, यही सर्जेप का नियम है। अगली आपको अभिक्रिया दी गई है, तो ये हमारा बिल्कुल गलत कथन है, ठीक है। एथेनॉल नहीं है, एथेनॉलिक हो जाएगा, इसलिए ये आपका गलत है, ठीक है। अगला कह रहा है कि 2C6H5Cl आपको अभिक्रिया दी गई, ये फिटिंग अभिक्रिया है, तो ये आपका 7वें नंबर का बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी एक फिटिंग अभिक्रिया का ही उदाहरण है। अगले हेलो एल्केन के क्वथनांक का घटता क्रम आपका दिया गया है, तो ये है क्या, तो इसका आंसर आपका सही रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ पे आपको इसका घटता क्रम दिया गया। अगला है आपका कि प्रतिबिंबित रूप से रैसिमिक मिश्रण में परिवर्तित होने के क्रम को रैसिमीकरण कहा जाता है, तो ये भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब भाई ये देखो हेलोकेलिन का घटता क्रम यह है, तो अब ये क्यों सही है आपको इसको समझना है। तो हेलोकेलिन का जो हेलोएल्किन का जो क्वथनांक होता है हाइड्रोजन परमाणु के आकार और द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हेलोएल्किन का जो क्वथनांक होता है वो हैलोजन के परमाणु के आकार और द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और हैलोजन परमाणु का आकार और द्रव्यमान बढ़ने पर बेंड जो आपकी वंडरवाल्स बल होते हैं ना, वो जिससे क्वथनांक बढ़ेगा आयोडीन का आकार और द्रव्यमान सबसे अधिक उसमें बढ़ने लगता है ना, उनका होता ही वैसे भी है, मतलब आयोडीन का आकार और द्रव्यमान सबसे क्या होता है, अधिक होता है। उसके बाद क्या होता है आपका जो ब्रोमीन होता है ना, ये हमारा आयोडीन हो गया, इसका आकार बड़ा हो गया और उसका द्रव्यमान भी बड़ा हो गया। इसके बाद जो ब्रोमीन है, इसके बाद जो क्लोरीन और अंत में फ्लोरीन आता है आपका, यही तो हमारे हेलोएल्किन का घटता जो है आपका इसका क्रम होता है, ठीक है। इसके बाद आपका 10वें नंबर का है मेथिलीन क्लोराइड का आंखों से सीधा संपर्क होने पर कॉर्निया जल सकता है, तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल जल सकता है। क्यों जल सकता है, क्योंकि जो आपका जो मेथिलीन क्लोराइड यानी कि डाइक्लोरोमेथिन CH2Cl2 एक वाष्पशील कार्बनिक विलायक होता है जो कि आंखों की त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। अगला है मार्कोनिकॉफ, तो इसमें आपको मार्कोनिकॉफ का नियम पहले पता होना चाहिए। तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि जब एक असम्मित एल्किन पर एक हैलोजन अम्ल जैसे कि आपका HBr हो गया है ना, इसका योग होता है, तो हाइड्रोजन परमाणु उस पर कार्बन परमाणु से जुड़ता है, और जिसमें पहले से ही अधिक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, और हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें कम हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ये मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर से, सी नंबर से आपकी जोड़ी इसकी मिल जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट की जोड़ी आपकी मिल जाएगी सी से। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि सर्टजेफ का नियम। अभी हम सर्टजेफ का नियम पढ़ के आए कि जो कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग कि विलोपन अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद हमारा क्या होता है। सर्टजेफ में कहता है कि विलोपन अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद वह एल्कीन होता है जिसमें द्विबंध से जुड़े प्रतिस्थापकों की संख्या सबसे अधिक होती है, यानी कि वह अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन आपका होगा। तो आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो कि हो जाएगा सेकंड का सर्टजेफ का नियम, ठीक है। अगला आपका परऑक्साइड प्रभाव, तो ये आ जाता है आपका थर्ड नंबर का। परऑक्साइड प्रभाव होता क्या है, देखो परऑक्साइड प्रभाव जिसे हम एंटी मार्कोनिकॉफ योग कहते हैं, और आमतौर पर इसे HBr का उपयोग एक असम्मित एल्किन व परऑक्साइड की उपस्थिति में इसके अकॉर्डिंग किया जाता है। तो परऑक्साइड प्रभाव आपका ई नंबर से मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे है थर्ड का। एंड फोर्थ है आपका बूर्च अभिक्रिया, तो ये आपकी आ जाती है। देखो बूर्च अभिक्रिया पता होनी चाहिए क्या भाई, इसमें क्या होते हैं, दो एल्किल हैलाइडों के सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर जो सम्मिलित एल्केन बनता है, और उसके अकॉर्डिंग ये जो अभिक्रिया होती है वो हमारी बूर्च अभिक्रिया है। और जैसे हम कहें कि C2H2 इसमें हमारा है ना, इसमें कहें CH2H2 जो हमारा, तो इसकी जो बूर्च अभिक्रिया का एक उत्पाद होता है हमारा, है ना, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर का H आपका सही हो जाएगा 4 का। अगला कह रहा है आपका कि CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन की बात की जा रही है, ठीक है। ये एक ऐसा यौगिक होता है जिनमें कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, 3 चीजें हैं, और ये परमाणु इसमें होते हैं, ये ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार भी होते हैं, आप सभी को पता है। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो हमारा CF2Cl2 इसका एक उदाहरण है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 5वें नंबर का यहाँ पे। अगला है नाभिक रागी, तो नाभिक रागी का आपका आंसर क्या होगा, देखो नाभिक रागी होता क्या है, नाभिक रागी यानी कि न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीसीज है जो कि इलेक्ट्रॉन समृद्ध होता है जिसका, है ना, और इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र पर हमला करता है, और ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा CN सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक साइनाइड आयन यहाँ पे है आपका, नाभिक रागी के लिए साइनाइड आयन की आवश्यकता होती है, और ये इसका एक उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा 6वें का। अगला है आपका इलेक्ट्रॉन रागी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, जो कि आपका दिया गया है यहाँ पे 7वें का, ठीक है। और 8वां का बच्चा आपका कौन, कार्बोनिल क्लोराइड फॉस्जीन का यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखो कार्बोनिल क्लोराइड क्यों लगाया है, क्योंकि फॉस्जीन का जो रासायनिक हमारा नाम होता है ना, वो हमारा कार्बोनिल क्लोराइड यहाँ पे हमारा होता है, तो इस तरीके से हो जाएंगे। इसके बाद एक शब्द वाक्य में उत्तर आ जाए, पहला है 4 तृतीयक ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन की सही संरचना बनाइए, ठीक है। तो आप इसको देखो संरचना आप चित्र बनाएगा, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ठीक है। CH3 हो जाएगी हमारी CH2
ठीक है, ब्यूटल कर रहा है और आयोडो, ठीक है। और फिर इसके बाद CHICH C एंड CH3 CH2 और CH3 और CH2, ठीक है, ये हो जाएगी। अगला आपका CH3 CH और BR CH3 का सही IUPAC नाम आपको लिखना है। तो इसमें क्या है, देखो आपके अगर आपकी बात की जाए तो 2-ब्रोमोपेंटेन, 2-ब्रोमोब्यूट 2 लिख सकते हो इसका नाम, ठीक है। तो 2-ब्रोमोपेंटेन या 2-ब्रोमोब्यूट 2N। अगला है कि 2-क्लोरो 2-मिथाइल बेंजीन की सही संरचना है, तो ClCH3 आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि इसकी संरचना आप देखो अच्छी तरीके से, इनकी संरचना बनाना मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया है एक तरीके से। अगला है CH2 आपका डबल बॉन्ड है C और CH3 CH, इसका IUPAC नाम आपको लिखना है। तो इसका नाम हो जाएगा आपका 1-ब्रोमो 2-मेथिल प्रोप 2N, ठीक है, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके लास्ट पेज में हम आ चुके हैं बिल्कुल। तो 5वें नंबर का क्वेश्चन, सैंडमेयर अभिक्रिया का जो है सही उदाहरण आपको लिखना है। तो इसका उदाहरण आप इस तरीके से लिख सकते हो। देखो सैंडमेयर का आपको अभी समीकरण बता देता हूँ मैं आपको। C6H5N + 2Cl - CuCl, इससे आपकी क्या अभिक्रिया होगी, C6H5Cl + N2 + CuCl, ठीक है, ये आपका आंसर इसका हो जाएगा सैंडमेयर का उदाहरण। अगला कह रहा है कि SN1 अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। तो इसका उदाहरण आप लिख सकते हो, देखो अपघटन अभिक्रिया हो गई है ना, अपघटन के अंतर्गत इसका एक उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे टर्शियर ब्यूटाइल ब्रोमाइड का जल के साथ जो अपघटन होता है उसकी अभिक्रिया आप इसके साथ लिख सकते हो SN1 में, ठीक है। तो इसका आपको जो आंसर लिख देना है CH3। देखो हम क्या लिख रहे हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो आपका होता है उसकी जल के साथ अभिक्रिया लिख रहे हैं CH3 3CBr + H2O CH3 3COH + HBr, ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकंड का, ठीक है। अगला आपका शुद्ध क्लोरोफॉर्म की पहचान किससे की जाती है। शुद्ध क्लोरोफॉर्म की बात कर रहा है ना, तो कार्बिल एमीन से इसकी पहचान की जाती है, ठीक है, कार्बिल एमीन। अभी मैं एक साथ आपको पूरा आंसर यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है, तब आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट कर लेना और रेडी कर लेना। अगला है कि CH3COH आपको अभिक्रिया दी गई, इस अभिक्रिया का आपको नाम बताना है। तो ये हमारी क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया है, तो क्लोरोफॉर्म आपको आंसर लिख लेना है, ठीक है। और अगली आपकी दी गई है आपकी पेरोक्साइड। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो हमारा देखो इसका आपको आंसर क्या लिखना होगा, CH3CH डबल बॉन्ड है CH32 एंड HBr, तो आपका ये 1-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन है, ठीक है। सो ये हमारा 1-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन, ये रहेगा आपका, ठीक है। अगला कह रहा है कि आयोडोफॉर्म का एक उपयोग लिखिए। तो एंटीसेप्टिक के रूप में, पूर्तिरोधी के रूप में, ठीक है, आप सभी को पता है, पूर्तिरोधी या एंटीसेप्टिक के रूप में या बीमारी भगाने वाली दवाई के रूप में, ठीक है, पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक, ठीक है, एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, लिख देना। इसके बाद इसके 2 अंक के क्वेश्चन रहेंगे, इसके 3 अंक के क्वेश्चन।